एक छोटे से गांव में एक मछली व्यापारी था। जिसका नाम रामू था। वह बहुत लालची था और सोचता था कि वह सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। रामू ने कई सारी मछलियों को खरीदा और बेचने की व्यवस्था की, जिससे उसने बहुत अधिक मुनाफा होना था। रामू जानता था कि लोगों को जो मछलियां सबसे अधिक पसंद आती है, उन्हें ज्यादा पैसे में बेचता था। इसलिए वह लोगों से मछलियों का बेहतर कीमत मांगता था और सड़े हुए मछलियों को भी महंगे दाम में बेचता था। वह लोगों से ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तेमाल करता था। एक दिन रामू ने अपनी दुकान में जोड़ीदारियों की बजाय उबली हुई मछलियों की बिक्री करने का निर्णय लिया। वह लोगों को बताता था कि उबली हुई मछलियां सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है और इसलिए वह उन्हें ज्यादा मूल्य में बेचेगा। लोग उसकी बातों में आ गए और वह अपने उबली हुई मछलियों की बिक्री शुरू हो गई और लोग इसमें रुचि लेने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रामू अपनी दुकान में सच में उबली हुई मछलियों की बिक्री नहीं कर रहा था। वह सच में साबुन और पानी के इस्तेमाल से मछलियों को उबलता था और उन्हें उबली मछलियों के रूप में बेच रहा था। इस तरह रामू के उपायों से लोग अस्वस्थ होने लगे और इस वजह से उनकी डिमांड में कमी आने लगी। इसके बावजूद रामू अधिक पैसे कमाने के लिए और अधिक दलाली करने लगा। एक दिन उसके दुकान में एक ग्रामीण महिला आई और उससे मछलियों की खरीद करने के बाद रामू ने उसको ज्यादा मूल्य में मछलियां बेची। लेकिन महिला ने उसे धोखा देते हुए उसकी धोखाधड़ी का राइजगार बताते हुए उसे फंसा दिया। रामू धमकी देने लगा, लेकिन महिला उसके सामने नहीं डरी। महिला ने अपनी बात अंग्रेजी में बताई, जिससे रामू को समझ में नहीं आया और वह उसे छोड़ दिया। रामू अब थक गया था। उसने एक बार फिर सोचा कि वह उबली हुई मछलियों को बेचकर पैसे कमा रहा है, लेकिन अस्वस्थ लोगों की वजह से वह एक अपमानित व्यक्ति बन गया है। उसने फिर से सोचा कि उसकी दुकान में उबली हुई मछलियों को बेचने से बेहतर होगा कि वह अच्छी गुणवत्ता की मछलियां लेकर अपनी दुकान में बेचे। रामू ने अपनी दुकान को बदल दिया और अब वह उच्च गुणवत्ता की मछलियां बेचता था। लोग अब उसकी दुकान से मछलियां नहीं खरीदने लगे और उसकी दुकान में कोई नहीं आने लगे। रामू ने जो उपाय किया था, उससे उसे अधिक दुकान से लोग दूर भागते थे। रामू ये सोचता है कि व्यापार चालाकी से नहीं, सही तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। द्वारेश्वर नामक गांव में मस्तान नामक एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरे का मांस सिर्फ मस्तान की दुकान में मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान के ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन उस गांव के जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान को आता है। हे मस्तान, कल जमींदार के महल में एक बड़ी दावत रखी जा रहा है। उस दावत को बहुत बड़े लोग और अमीर लोग आने वाले हैं। 100 लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं। उसके लिए तुम्हें 15 किलो मांस ताजा काट के कल सुबह 6 बजे को महल लेके आना होगा। पैसे तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है। इसीलिए वो बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए, बात क्या है?
जमींदार के घर में दावत के लिए मुझे 15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दिया कि सुबह 6 बजे उनको मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं अभी तुमसे बकरी खरीदने आया। हाँ, तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अब जमींदार के लिए है तो कम से कम 2000 होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से सो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैंने वचन दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता। मैं दे दूंगा 2000। ऐसे कहकर 2000 दे के बकरी खरीद के घर चलते हुए सोचता है, जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जमींदार के दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना। अभी जल्दी से काम शुरू करके सुबह तक पहुंचा देना होगा। ऐसे सोचकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े काट के सारी रात मेहनत करके 15 किलो मांस को तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार 6 बजे को जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? ये सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेंगे। मस्तान भी उस सेवक का बात मानकर बाहर इंतजार करता है। लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस को देख सोचता है, इस 15 किलो मांस से अगर मैं 1 किलो ले लूं तो किसको पता चलेगा? किसी को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे उस कवर में से 1 केजी मांस को छुपा के बाकी को देने जाता है। सलमान को देख के कहता है, साहब, मस्तान ने ये आपको देने के लिए कहा है। वो पैसों के इंतजार में बाहर खड़ा है। सलमान सेवक के हाथ से मांस लेके सीधा रसोई घर जाता है, ये जान के कि मस्तान बाहर पैसों का इंतजार कर रहा है। बावर्ची के पास जाकर सलमान कहता है, सारे व्यंजन स्वादिष्ट होनी चाहिए। ले लूं तो किसको शक होगा? किसी को भी नहीं होगा। ऐसे सोचकर मांस को छुपा के तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चख के कुछ सेवकों की सहायता से उन सभी में से थोड़ा थोड़ा हुए मेहमान सारे दावत की खाना शुरू करते हैं और जल्द ही आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ये क्या, इतना अमीर और सम्मानित आदमी, अच्छा नाम है इनका, मगर खाने में कमी क्यों? हाँ, अगर खाना कम ही पड़ना है तो ऐसी दावत की तैयारी भला क्यों करें? ऐसे सारे लोग खुसफुसाते हैं। ये सब सुन के जमींदार सहन नहीं कर पाते हैं। दावत के खत्म होने के बाद क्रोधित होके सारे लोगों को सभा में बुलाते हैं, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनको सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, दावत की जिम्मेदारी सौंपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से ही कम पड़ गई थी प्रभु। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप बावर्ची से पूछिए प्रभु। ऐसे उसने अपनी किए को छुपाकर किसी और पे इल्जाम डाल देता है। तब बावर्ची छुपाए हुए 2 किलो मांस की बात को छुपा के कहता है कि दावत की सामग्री के लिए जिम्मेदार सलमान के पास इसका जवाब होगा। ऐसे उस बात से छुटकारा पाता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के दिए गए 6000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने ही पास रख के, ये जानते हुए कि मस्तान पैसों का बाहर इंतजार कर रहा है, जमींदार से ये बात छुपाता है और कसाई मस्तान पे इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी है। अभी जाके मैं उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु, ऐसे कहता है। उसी सभा में मौजूद मस्तान उस इल्जाम का सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आके कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेले कसाई हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ और इतने साल से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस दी है, मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत का नाम सुनते ही 1000 की बकरी को 2000 में बेचते हैं।
सुबह आके मैंने मांस को पहुंचा दिया और आपके सेवक सलमान ने मुझे मांस के पैसों के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक और सेवक मेरे हाथ से मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया और ये भी कहा कि वो सलमान को बुलाएगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिक्र मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो अगर 6,000 रुपए मिलते हैं। खोजने पर सलमान की जेब में 6,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सब में से सलमान पकड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, किशन जिन सेवकों की सहायता से सभी व्यंजनों से थोड़ा अपने लिए ले लेता है, उनमें से एक सहायक जमींदार को सच कह देता है। बावर्ची का झूठ बैग में रखे मांस कोई सेवक को मिलने पर बाहर आ जाता है और पहला सेवक जिसने 1 किलो छुपा लिया, उसने डर के मारे अपनी गलती मान ली। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके पैसे 6,000 दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती का सजा मिलेगी ही मिलेगी, इसीलिए ईमानदारी से जीना ही अच्छा है। एक समय में एक गांव में वीरेंद्रा नामक एक बड़े आदमी रहते थे। वो बूढ़ा आदमी उसके बेटे रोहित, बहू सरला और पोता रोशन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रोहित उसी गांव में खुद के एक व्यापार करता था। उसमें चिकन रोल्स और एग रोल्स बनाकर उन्हें बेचता था और उसके द्वारा आए हुए पैसों से उसके परिवार का देखभाल करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह चिकन रोल्स बना के बेचने लगता है। चिकन रोल, गर्मा गर्म चिकन रोल, स्वादिष्ट चिकन रोल, आइए बाबू आइए, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए आते जाते लोगों को वो पुकारता था। एक दिन उसके पिता उसके दुकान जाते हैं। बेटा रोहित, मुझे बहुत भूख लग रहा है। बहू ने अब तक घर में कुछ बनाया नहीं और मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको इतना भूख लग रहा है तो घर पे खाना चाहिए था। अगर बहू ने कुछ बनाया नहीं तो रुक लेना था, लेकिन ऐसे दुकान आ जाना क्या है? आप क्या समझ रहे थे पापा? आप वहाँ खड़े होकर मेरा समय वृथा मत कीजिए, चलिए घर चले जाइए। उसके बेटे के ऐसे बात करने के कारण वो निराश होके वहाँ से उसके घर चले जाता है। अपने बेटे और बहू को उनकी तरफ ऐसे बर्ताव करते हुए देख और बिल्कुल भी गौरव से पेश आते हुए ना देख वो बूढ़े आदमी बहुत बुरा मानते थे। इतना हो जाने के बाद भी वो घर छोड़कर इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनको बेटे पे बहुत प्यार था, इसीलिए वो सहते हुए वो गम में ही जी लेते थे। दूसरी तरफ रोहित को उसके बेटे रोशन से बहुत प्यार था। वो अपने बेटे को बहुत लाड करता था और जो भी उसको पसंद था वो हमेशा उसको देता था और उसका सारा खाली समय वो सिर्फ अपने बेटे से खेलते हुए बिताता था। एक दिन अचानक रोशन को बुखार आता है और जब रोहित को ये बात पता चलता है तो वो अपना दुकान, व्यापार सब छोड़कर घर जाके सिर्फ उसके बेटे के ख्याल रखने में लगे रहता है। वो दुकान ना जाकर सिर्फ घर पे रह के उसके बेटे का देखभाल करते हुए उसी के बारे में सोचते हुए दुख में ही बैठे रहता है। उसे ऐसे दुखी देख उसके पिता रोहित के पास जाकर ऐसे कहते हैं, बेटा रोहित, फिक्र मत करो, रोशन को बुखार आया है, वो ठीक हो जाएगा बेटा। पापा, आपको क्या पता, बुखार है, कम हो जाएगा, यही कहना है आपको, जैसे आपको सब कुछ पता है। ऐसे वो गुस्से में उसके पिता से बात करता है। हाँ, मैं तो अपने बेटे को ऐसे दुखी नहीं देख पा रहा था, इसीलिए उसके पास जाकर मैंने ऐसे कहा, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कभी समझा ही नहीं, इसीलिए वो गुस्से में बात करता है हमेशा मुझसे। एक समय में मैंने भी अपने बेटे का ऐसे ही ख्याल रखा था, लेकिन अब तो मेरा बेटा मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और उसके बेटे पे प्यार को अपने ही अंदर रख के वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन भी रोहित के बेटे का बुखार कम नहीं होता है और इसी कारण रोहित उसके बेटे को लेकर उसके घर के बाहर बैठ के उसको देख के दुखी होते रहता है। ऐसे जब बाप बेटे दोनों वहाँ पे बैठे थे, उनसे कुछ ही दूर में दीवार पे एक कौवा बैठा था। उसे देख वीरेंद्रा ऐसे पूछता है, बेटा रोहित, वो दीवार पे क्या बैठा है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बताओगे? पापा, वो कौवा है। बेटा, शायद वो कौवा नहीं है, ठीक से देखो। आपको तो दिखाई नहीं देता है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो कौवा है तो आप मान क्यों नहीं लेते हो? एक और बार मत पूछेगा, वो कौवा ही है।
ऐसे उसके गुस्से में जवाब देने के बावजूद उसके पिता फिर से पूछते हैं कि वो क्या है। पापा, आपको कितने बार बताऊं मैं, वो कौवा है, कौवा है, कौवा है। आपने अगर एक और बार पूछा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे वो और गुस्से में जवाब देकर उठकर वहाँ से चले जाता है। उसके बेटे को वहाँ से उठ के चले जाते हुए देख वो और भी दुखी होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहित अपने बेटे को उठाकर खेलते हुए उसके घर के सामने रहता है और ठीक तभी उसके घर के दीवार पे एक कौवा आता है। पापा पापा, वो दीवार पे क्या है? बेटा, उसको कौवा बुलाते हैं। पापा पापा, वो क्या है? उसे क्या बुलाते हैं? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं। पापा, वो क्या है? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं। तुम भी उसे बुला सकते हो। चलो बुलाओ कौवे को तुम्हारे पास। ऐसे वो अपने बेटे को कौवे के बारे में सिखाते रहता है, लेकिन उसके बेटे को कुछ भी समझ न आने के कारण वो लगातार एक ही प्रश्न पूछता है कि वो क्या है और उसे क्या बुलाते हैं, और ऐसे 20 बार करता है। इतने बार पूछने के बावजूद रोहित उसे बहुत सब्र से समझाता है। उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आता है। पापा फिर से बोलिए ना। बेटा, वो एक कौवा है। एक दिन जब मेरे पापा ने यही बात पूछी थी तो मैंने उन पर गुस्सा किया था और उन्होंने सिर्फ 3 बार पूछा था, और इसीलिए क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब मेरे बेटे ने 20 बार भी पूछा तो मैंने उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया और बहुत सब्र से उसको सब कुछ समझाया। मेरे पापा ने भी मेरा इतना ही ख्याल रखा था बचपन में, लेकिन बड़े हो जाने के बाद मैं उनका ख्याल नहीं रख रहा हूँ। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और ठीक तभी उसको घर के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। मेरी बीवी किससे बात कर रही है? ये सोचते हुए वो घर के अंदर जाता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ, फिर भी आप इसी घर में रहते हो, कभी बाहर जाते ही नहीं हो। शर्म नाम की कुछ चीज भी है आपको? उसके बहू को ऐसे बात करते हुए चिल्लाते हुए देख वो कुछ नहीं कहते हैं और बस चुपचाप बैठे रहते हैं। सरला, मेरे पापा बूढ़े हैं, क्या बड़ों से ऐसे ही बात किया जाता है? उनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, ये मत भूलो। और तुम पापा से ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? हाँ, क्या आप ही बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कल जब हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो क्या वो भी हमसे ऐसे ही बात करेगा? सुन पाओगी उसकी ऐसी बातें? और वैसे वो अभी बच्चा है, उसके सामने अगर हम पापा से ऐसे ही बात करेंगे तो वो भला क्या सीखेगा, यही ना? इसीलिए आज से हमें ये सब बदलना होगा। तुम पापा से अच्छी तरीके से बात करोगी, उनको गौरव दोगी। आज से हम जैसा देखभाल हमारे बेटे के करते हैं वैसे ही पापा का भी करेंगे। ये वो उसकी बीवी को समझाता है। पापा, मुझे माफ कीजिए, जिंदगी में मेरे इस स्थान का कारण आप ही हो और मैंने आप ही को इतना दुख पहुंचाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा। ये कहते हुए वो उसके पापा के चरणों पे गिर जाता है। बेटा, तुम्हें बदलाव आ गया है, बस यही काफी है इस जिंदगी के लिए। मेरे बारे में ऐसा सोचकर दुखी मत हो बेटा, तुम बदल गए हो, मैं खुश हूँ। जी पापा, आइंदा मैं आपको कभी ऐसे दुख नहीं पहुँचाऊंगा और आपसे कठोर तरीके में नहीं बात करूंगा। आपका मैं बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा, आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी। ऐसे ही तब से रोहित उसकी गलती का एहसास करके उसके पिता को उसके बेटे की तरह ही देखता है और रोहित के पिता भी इसी खुशी में जीते रहते हैं। और ऐसे रोहित को उसके गलती का एहसास होकर उसके दुकान में चिकन रोल्स, एग रोल्स बनाते हुए घर को भी संभालता है और ऐसे सभी खुश रहते हैं। दूध वाला। बिकनूर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंद्रसेना। उसका मंत्री कबीर सिंह उसके दूध का कारोबार संभालता था। उन्होंने बहुत सारे स्वस्थ गायों को पाला जो अच्छा और गाढ़ा दूध देते थे। ये दूध सारे गांव में बेचा जाता था। कबीर सिंह खुद सब कुछ संभालता था। कबीर सिंह की पीढ़ी भी महाराजा के लिए काम करते आ रहे थे और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। कबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था। हर रोज कबीर सिंह खेत पर जाता था। उसने बहुत लोगों को काम पे रखा गायों की देखभाल के लिए, ताकि वे अच्छे से खाए और सेहतमंद रहे।
गायों को घास चराने के लिए वह दिन में कम से कम 2 बार भेजता था। वह हमेशा ध्यान रखता था कि दूध साफ सुथरा रहे। दूध निकालने के बाद वह 10 दूध वालों को देता था ताकि वह गांव में जाकर बेच दे। दूध वाले कबीर सिंह को पैसे देते थे और कबीर जाकर चंद्रसेना को। चंद्रसेना ने देखा कि कैसे कबीर ईमानदारी से काम करता था और उस पे पूरा भरोसा रखा। महाराज कबीर के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और कबीर राजा के बारे में भी अपनी बहनों को बताया करता था। एक दिन जब कबीर घर वापस आया तो उसने अपने बहनों को बहुत गुस्से में और परेशानी में देखा। क्या बात है, तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? हम तीनों की उम्र हो गई है शादी के लिए, पर क्या फायदा, शादी के लिए पैसे ही नहीं है। कपड़े और गहनों को छोड़ो, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे काफी नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, अगर इससे भी खुश नहीं हो तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो रही है। आप तो महाराजा के मंत्री हो ना, पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरतमंद को दे देते हो और आप दूध का कारोबार भी संभाल रहे हो ना अकेले, उसमें भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिक्र नहीं है इसीलिए। तीनों बहनें रोने लगी और कबीर को बहुत बुरा लगा। अब तुम सब मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा। वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध का सारा कारोबार संभालते हो ना। अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बेचोगे तो आप ज्यादा बेच पाओगे। हाँ, और अधिक दूध से आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। पर ये तो धोखा हुआ, मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कबीर सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था, पर उसकी बहनों ने उसको भावुक करके तैसे उससे ये काम करवा ही दिया। कबीर सिंह अक्सर और बाकी के पैसे अपनी बहनों को देने लगा। मुझे ऐसा करना नहीं पसंद, ये आखिरी बार है। इसकी वापस किए और घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगे। कबीर के पूछने पर तीनों ने धमकी दी कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे। मजबूर होकर कबीर को उनकी बात माननी ही पड़ी। कमाए गए पैसे राजा को देकर अधिक पैसे अपनी बहनों को देने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही समय में कबीर की बहनें नए नए साड़ियां और गहने खरीदने लगे और अच्छा खासा खाने भी लगे। उनकी जिंदगी ही बदल गई। घर पर बैठे बिना तीनों सज धज के बाहर घूमने लगे, सबके आगे दिखावा करने के लिए। गांव के सारे लोग हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। ये 3 बहनें कबीर की कमाई को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। पर कबीर सिंह के पास इतने पैसे आए कहाँ से? सब लोग कबीर के बारे में बातें करने लगे और बाकी के मंत्री कबीर की कमाई पर ईर्ष्या करने लगे, तो इस बात पर जांच करना शुरू कर दिए। जल्द उनको सच पता चल गया कि वह दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था। 70% राजा को देकर बाकी के 30% अपनी जेब में डाल रहा था। खेत के कारीगरों से मंत्रियों ने ये बात का पता लगाया। सारे मंत्री गए राजा के पास और उनको पूरा सच बता दिया। अब क्योंकि राजा को कबीर से बहुत लगाव था, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कबीर को दंड देने का।
तीनों बहनें आए कैद खाने अपने भाई को देखने के लिए और उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी ही वजह से उनका भाई आज जेल में बंद पड़ा है। बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गए महाराजा के पास और उनको सब सच बताया कि असल में ये सब उन तीनों की ही गलती है और कबीर दोषी नहीं है। उन्होंने राजा से भीख मांगी कबीर को छोड़ने के लिए। जब राजा ने ये सब सुना तो उन्होंने तीनों बहनों को भी कबीर के साथ कैद खाने में ही डाल दिया और कहा, दंड केवल गलत करने वाले को ही नहीं, गलत सोचने वाले को और गलती में हिस्सा लेने वाले को भी मिलनी चाहिए।